देखिए, कल अपन ने पढ़ा था हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालते थे? FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट आपको हुआ है वो आपका क्या कहलाता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। तो अपन कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, हमें क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट गिवन होता है, इसमें अपन नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम, इनको तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। फिर इसमें अपन ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट, उससे कैश का आउटफ्लो होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट, कैश का इनफ्लो होगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, कैश का इनफ्लो होगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, कैश का आउटफ्लो होगा। इस एफएफओ में ये सब एडजस्ट करेंगे तो यह आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर यहाँ लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्स आपने पे करे। फिर यहाँ पे आप लिखोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट। तो ये सब एडजस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये आपका कहलाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये कहलाता है नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टेक आउट बुक। और टेक आउट illustration number 6. Take out illustration number 6. Illustration number 6, page number 6.19, page number 6.19। क्या लिखा है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बैलेंसेस दे रखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाज 1 लाख। तो मतलब आपको ये एफएफओ ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। देखिए, ये आपका क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर मतलब दोनों में अमाउंट आएगा। सबसे पहले यहां लिखते हैं अपन ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर अपन यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद फिर अपन लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर, और फिर अपन यहां लिखते हैं, यहां पे अपन लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
राइट। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखे हैं 1 लाख लास्ट में। तो जब अपन नेट प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट फॉर करते हैं, ये एडजस्टमेंट्स करते हैं, तब हमारा क्या आता है, एफ वो आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको ये एफ तो डायरेक्ट निकाल के दे रखा है, कितना है 1 लाख। ये आपको डायरेक्ट निकाल के दे रखा है कितना, 1 लाख। अब आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज गिवन है, तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के एडजस्टमेंट कहाँ पे करते हैं अपन, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो जैसे सबसे पहले डेटर्स है, प्रीवियस ईयर में 80 था, करंट ईयर में 60 हो गया, तो डिक्रीज इन डेटर। डेटर आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है। डेटर आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है। तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। तो यहां लिखेंगे इसको 20,000। बिल रिसेबल 7,000 से 10,000 के हो गए, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन बिल रिसेबल, इंक्रीज इन बिल रिसेबल। सो बिल रिसेबल इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, इससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, कितना, 3,000 रुपीज। क्रेडिटर 50 से 55,000 के हो गए, सो इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर आपकी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। कैश का इनफ्लो हो गया, कितना, 5,000। बिल्स पेबल 8,000 से 6,000 के हो गए, तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, कितना, 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 से 1,500 हो गए, सो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,800 से 1,600 के हो गए, सो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट। करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। कैश का इनफ्लो हो गया, कितना, 200। कैश का इनफ्लो हो गया, कितना, 200। एक्रूड इनकम 800 से 900 की हो गई, सो इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारा करंट एसेट होता है, एक्रूड इनकम इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब हमने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, कितना, 100 रुपीज। इनकम रिसीव इन एडवांस 700 से डैश हो गई, सो डिक्रीज इन इनकम रिसीव इन एडवांस,
इन एडवांस, तो इनकम रिसीव इन एडवांस इज अ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से, करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से, करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। अब ये सब अपन एडजस्ट करेंगे। तो 1 लाख रुपीज में, ये 1 लाख रुपीज का जो एफएफओ था उसमें आप ये सब चीजें एडजस्ट करोगे, तो एडजस्ट करने के बाद ये आएगा 1,19,900। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,19,900। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, illustration number 7, illustration number 7, पेज नंबर 6.20। क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकालना है अपन को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपन को कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट यहां लिखेंगे अपन ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर, और यहां पे आएगा आपका एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर यस, सर ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी नेट प्रॉफिट आपको गिवन है आप वो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। ऐसा कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में मेंशन नहीं है कि आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर लिखेंगे। ओके सर। यस, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। सो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है कितना, 5 लाख। और ये जो 5 लाख का नेट प्रॉफिट आया है ये सब चीजें कंसीडर्ड करने के बाद आया है। क्या क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ, आपने गुडविल को राइट ऑफ किया तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आपने गुडविल को क्या करा, राइट ऑफ किया, तो गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन, depreciation on fixed asset. So depreciation is also a non cash expense. हम depreciation का भी किसी को पेमेंट नहीं करते, तो जो भी non cash expense होते हैं, non cash expense is added in adjustment for। हम non cash और non operating expenses को adjustment for में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीनरी दे रखा है,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट. तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. और जो भी नॉन कैश एक्सपेंस होंगे उन नॉन कैश एक्सपेंस को हम एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अपन ने प्रोविजन बनाया फॉर डाउटफुल डेब्ट. तो प्रोविजन बनाया, किसी को पेमेंट थोड़ी कराए. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस. एंड नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं. फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट लैंड. तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पे प्लस माइनस के साइन नहीं लगाने, ये जो ब्रैकेट में ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव फिगर को. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन है. तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल है. प्रीवियस ईयर में कितना था, 52 और अब हो गया 78. तो ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट. तो जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज है उसको कहां पे लिखना है, वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखना है. कहां लिखना है, वर्किंग कैपिटल चेंज में. सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल. सो ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट. तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है. करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी तो इससे आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं. तो करंट एसेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी. मतलब उसमें जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया. सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मैंने गलत पढ़ लिया, इंक्रीज हो रहे हैं. इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं. तो प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट एसेट. तो करंट एसेट इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया वर्किंग कैपिटल में, तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा. ट्रेड पेबल. सो ट्रेड पेबल भी 40 से 51 हो गया. सो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल. सो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का इनफ्लो हो गया. एक्सपेंसेस पेबल 34 से 20 हो गए. सो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस पेबल. तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है. करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया. कैश का आउटफ्लो हो गया. ये एडलेस करने के बाद क्या आएगा आपका, FFO. 5 लाख में इन सबको एडलेस करेंगे तो 5 लाख में ये सब एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है 5,77,500. उसमें ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्टमेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे बाहर आउटर कॉलम में 5,47,500. तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो आपको समझ में आया क्या किया,
कि इस एडजस्टमेंट फॉर्म में तो क्या करना है, नॉन कैश और नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस को तो ऐड करना है और नॉन कैश और नॉन ट्रेड इनकम्स को माइनस करना है, और जो भी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज हैं उन सबके एडजस्टमेंट कहाँ पे करने हैं, इस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अपन को करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के एडजस्टमेंट्स करने हैं, राइट। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 8. Illustration number 8. क्या कह रहा है, द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 वाज 4,89,000. डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर इज 87. इनकम फ्रॉम द ईयर अराइव आफ्टर एडजस्टमेंट ऑन गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 1,05,000. लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दे रखा है, राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी और अदर इंफॉर्मेशन है. क्या कह रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो यहाँ लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ लिखेंगे अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ पे अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. तो यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर. फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. क्या लिखा है सबसे ऊपर, नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड इज 4,89,000, यानी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है कितना, 4,89,000 का. ये कैसा है, ये सब एडजस्टमेंट के बाद, मतलब ये सब चीज़ें चार्ज करने के बाद. डेप्रिसिएशन 87,000, सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं. डेप्रिसिएशन को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्टमेंट फॉर्म में हम माइनस कर देते हैं. लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, सो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट इज अ नॉन ट्रेड एक्सपेंस, तो उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. फिर है राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू. तो ये जो कॉस्ट ऑफ को राइट ऑफ कर दिया अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू को, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है.
अपन ने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करा है, तो एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करा है, किसी को पेमेंट नहीं करा, तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। एंड नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर अदर इंफॉर्मेशन में अब आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन है। इन्वेंट्री है 1,85,000 से 1,67,000 की हो गई, सो डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी क्या, इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। यस, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के डिक्रीज होने से आपकी वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, तो वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज होने से, वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज होने से आपके मतलब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करा का था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। कितना, 18,000। रिसीवेबल 1,42,000 से 1,45,000 के हो गए, सो इंक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन रिसीवेबल, तो रिसीवेबल इज अ करंट एसेट, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंस 12 से 8 हो गए, सो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसका ध्यान रखना, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख लो चाहे, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इज ट्रीटेड एज अ cash and cash equivalent, not a current asset. In cash flow statement, cash in hand and cash at bank is treated as a cash and cash equivalent. इसी तरीके से अगर करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी दे रखी है तो उसको भी काय में ट्रीट करोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट करोगे, उसको आप करंट एसेट ट्रीट नहीं करोगे इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का यहां पे कुछ नहीं करेंगे। पेबल, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, 95 से 1,07,000 हो गए, सो इंक्रीज इन पेबल, सो पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया 12,000। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 13 से 9 हो गए, सो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से, करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब आपने उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, कितना, 4,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पे भी, इसको भी लिख लो कहीं नोट डाल के,
बैंक ओवर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी नॉट अ करंट लाइबिलिटी. In cash flow statement, bank overdraft is treated as a financing activity, not a current liability. तो बैंक ओवरड्राफ्ट का भी यहाँ कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा. इन दोनों चीजों को नोट कर लीजिएगा. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को तो क्या मानना है, 3 चीजें बता दी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी. इन सबको करंट एसेट ट्रीट नहीं करना कैश फ्लो स्टेटमेंट में. इसको आप क्या मानोगे, कैश इन कैश इक्विवेलेंट. सिमिलरली जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी नॉट अ करंट लाइबिलिटी. तो इसका भी यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. इसको नोट कर लीजिएगा. एडजस्ट करने के बाद आपका आएगा FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन. तो ये आ रहा है आपका 5,44,000. इसमें ये सब एडजस्ट करेंगे अपन वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो ये आ रहा है आपका 5 लाख ये आ रहा है आपका 5,71,000. 5,71,000 ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,71,000. राइट. नाउ टेक आउट illustration number 9. क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड, द प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड after appropriation was 2,50,000. The profit was arrived after taking the following into consideration. ये सब दे रखा और एडिशन इंफॉर्मेशन में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है. लास्ट में क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्या निकालना है आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. यहाँ लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे भी आएगा अमाउंट. यहाँ लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. उसके बाद यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. देखो सबसे पहले देखा है प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है कितना, 2,50,000. अब ये जो प्रॉफिट आया ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद आया है.
तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उसको एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, एंड नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, सो गुडविल रिटर्न ऑफ, goodwill written off, so goodwill written off is a non cash expense, आपने गुडविल को राइट ऑफ करा है तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स, अब सुनो इसको, आप चाहो तो इसको मतलब एक नोट बना लो कॉपी में और 2 पेज छोड़ दो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के एक प्रोविजन फॉर टैक्स इस कैश फ्लो में एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो उसके जितने भी केसेस बनते हैं वो सब एक साथ आ जाएंगे, तो एक जगह एक साथ लिख लो। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है कितना, 35,000 रुपीज का। अब इसके सिवा प्रोविजन फॉर टैक्स बस ये दे रखा है, इसके सिवा और कुछ भी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और इसके सिवा और कुछ नहीं बता रखा रिगार्डिंग द प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, अपन यहाँ पे एक चीज अज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर यही तो अपन ने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन मेड करा कितना 35,000, अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करा 35,000, और इतना ही टैक्स अपन ने पे करा, इतना ही टैक्स अपन ने क्या करा है, पे करा है। समझ में आ गया? आपको केवल प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 35,000 रुपीज का, इसके सिवा प्रोविजन फॉर टैक्स ये गिवन है, इसके सिवा और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने इतना तो प्रोविजन बनाया, मतलब 35,000 रुपीज का तो प्रोविजन अपन ने बनाया है, और सेम अमाउंट का ही टैक्स अपन ने पे करा है, सेम अमाउंट का ही टैक्स अपन ने क्या करा है, पे करा है। तो ये जो प्रोविजन मेड है इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कितना, 35,000, ठीक है। और इतना ही टैक्स आपने पे करा है, तो जो टैक्स आप पे करते हो, जो टैक्स आप पे करते हो उसको यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी टैक्स आप ड्यूरिंग द ईयर पे करते हो वो टैक्स आप क्या करते हो, लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में क्या करते हो, माइनस कर देते हो। तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 35,000। समझ में आ गया? तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, पहला ट्रीटमेंट क्या हो गया कि जितना अपन ने प्रोविजन दे रखा है अपन अज्यूम कर रहे हैं यही अपन ने प्रोविजन बनाया है ड्यूरिंग द ईयर, और यही अपन ने पे करा है। तो जो प्रोविजन अपन ने बनाया है, मेड करा है, तो वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको तो ऐड कर दिया, और जो अपन ने पे करा है, तो जो भी टैक्स अपन ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं उसको अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो अपन ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा, तो जनरल रिजर्व में अपन ने ट्रांसफर करा, जनरल रिजर्व में अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अपन ने रिजर्व में प्रॉफिट, अपन ने अपना प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करा है, किसी को पेमेंट नहीं करा। सो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये सब एडलेस करेंगे। अच्छा, एडिशन इन्फॉर्मेशन,
ट्रेड रिसेबल ब्रैकेट में लिखा है ऑल गुड, इससे कोई मतलब नहीं है। 50 से 62 के हो गए, सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल। सो ट्रेड रिसेबल इज अ करंट एसेट, ट्रेड रिसेबल इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। ट्रेड पेबल 45 से 55 का हो गया, सो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। सर डिक्रीज थोड़ा ना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। सो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, और जब आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो करंट लायबिलिटी को जब आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया। इन्वेंट्री 12 से 8 की हो गई, सो डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के डिक्रीज होने से, करंट एसेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। तो यानी जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का इनफ्लो हो गया। इनकम रिसीव इन एडवांस 8 से डैश हो गए, तो डिक्रीज इन इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। सो इनकम रिसीव इन एडवांस इज अ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6 से 3 के हो गए, सो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का आउटफ्लो हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस डैश से 5 के हो गए, सो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, कितना, 5000। अब ये अपन एडलेस करेंगे, तो ये एडलेस करने के बाद ये आ जाएगा आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपका FFO आ जाएगा कितना, 3,25,500, 3,25,500। इस FFO में ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे तो ये आएगा 3,11,500। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसमें से अपन ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,76,500, 2,76,500। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात? तो टैक्स का ट्रीटमेंट समझ में आ गया। जब क्वेश्चन में केवल ये सिंपल दे रखा हो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अपन मानेंगे यही अपन ने बनाया है प्रोविजन, यही पे करा है, तो जो प्रोविजन मेड है वो तो यहाँ पे ऐड हो गया, और जो टैक्स अपन पे करते हैं वो लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है।